जो लॉजिक्स कल शान ने बताई वो लॉजिकली बातें उनकी ठीक हैं कि जी हम टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, हम 4 रोज़ा क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, हमारे प्लेयर्स की वो प्रैक्टिस या फिटनेस लेवल है ही नहीं, तो हम कैसे जीतेंगे। लेकिन क्या इसको जस्टिफिकेशन मान लिया जाए टू गेट वाइट वॉश्ड अगेंस्ट बांग्लादेश इन अ होम सीरीज? जी मगर एक बात तो मान लें, लड़के की इंग्लिश बड़ी अच्छी है। हाँ जी, इंग्लिश अच्छी है, टीचर लगा दें परफॉर्मेंस नहीं, सोशल मीडिया पे बड़ा मजाक उड़ा है ना कि इंग्लिश अच्छी है। जी ऐसी है, तनाजुर में मैंने ऐसी नहीं देखें, आपको जज्बात का आइडिया तो हो रहा होगा, जैसे आपने एक्सप्रेस की हेडिंग पढ़ी तो वही इसी किस्म के जो जज्बात होते हैं वो हेडलाइन की सूरत में हम लोग तय कर देते हैं। जी ऐसी है। तो जिस तरह आपको दुख है उससे कई ज्यादा हम लोगों को भी दुख है, क्योंकि हम लोग ये उरूज देखा है पाकिस्तान क्रिकेट का, चाहे वो 92 का वर्ल्ड कप हो या यूनुस खान की क़यादत में T20 वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो या मिसबा की क़यादत में जब पाकिस्तान की टेस्ट में नंबर 1 बनी थी, ये सब चीजें हमने देखी हुई हैं। तो अब ऐसा वक्त आ गया है कि जब अब जिम्बाब्वे से हार रहे हैं, आयरलैंड से हार रहे हैं, अफगानिस्तान से हार रहे हैं, अमेरिका से हार रहे हैं और अब बांग्लादेश हमें हमारे घर पर हरा कर गया, तो ये बहुत तकलीफ दी चीज है। और इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि हमारी क्रिकेट बिल्कुल ही नीचे आ चुकी है और अब दोबारा से उठना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन यही प्लेयर्स जो थे पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, यही प्लेयर्स अब ऐसा हो गया है कि इनसे बिल्कुल खेला भी नहीं जा रहा। वजूहात क्या है जानने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा। अमेरिका से हारे थे तो कहा था सर्जरी होगी, कोई सर्जरी नहीं हुई, सब वही प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो उसके बाद अगर आप किसी मरीज को समझ रहे थे कि ये सर्जरी के काबिल है वरना ठीक नहीं हो सकता, आपने पैनाडोल की गोलियां खिलाकर उसको दोबारा खड़ा कर दिया, वो गिर गया 4 कदम चल के दोबारा, जाहिर है फिर तो होना ही यही था। तो अब रूट कॉज क्या है, कैसे बेहतर होगी चीजें, इस सब जायजा लेने की जरूरत है। वरना इसी तरह होता रहेगा कि हॉकी वाला टाइम आ जाएगा कि हम लोग और आप डिस्कस भी नहीं करेंगे कहाँ गई है टीम, किससे जीती है, किससे खेल रही है, कैप्टन कौन है, प्लेयर कौन है। दूर नहीं तो ये जरूरी है कि परफॉर्मेंस के बाद वक्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं सलीम खालिद साहब। अच्छा अहमर, क्या कहेंगे, शिकस्त पे शिकस्त, क्या मतलब हमने हारने का ठेका उठा लिया है या हम जीतना ही भूल गए? जैसे इमरान से अभी मैं बात करी तो वो कह रहे थे कि हम खेलना ही भूल गए। ये वही बात होगी, बाथरूम गीला है मैं कहूँ मैं स्लिप क्यों होता हूँ। देखिए बात ये है कि आपके मुल्क में जो आपके जो क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो कैसे आए हैं? उन्होंने डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट जो लगाए हुए हैं वो एक ब्यूरोक्रेट हैं। उसके बाद जो अपने जो जब वो पंजाब गवर्नमेंट में थे तो वो साथ अपने गवर्नमेंट में साथ जो है वो लोग मीडिया डिपार्टमेंट से यहाँ पर लेकर आए थे। वो एक साहब को डेटा एनालिस्ट लेकर आए, बिलाल अफजल साहब, उनको अकोमोडेट करने के लिए, जो कि कभी जिंदगी में कोई क्रिकेट या स्पोर्ट्स में उन्होंने काम नहीं किया। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। आप क्या सर्जरी की बात करते हैं? सर्जरी कौन करेगा? मतलब आप कह रहे हैं कि मिसाल लीजिए प्लम्बर को कह रहे हैं कि यार आज चिकन बड़ा अच्छा बनाना है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो आप आज नताइज देखते हैं एकदम नहीं आए हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे आए हैं। हमें सिर्फ रियलाइज नहीं हो रहा था, हम ये समझ नहीं पाते कि हमारा म्यार नीचे जा रहा है। आपके सिर्फ ये नहीं, आपके पहले अभी जितने भी चेयरमैन आए हैं हर कोई अपने अपने हिस्से का खराबी करता है। मैं अकेले नकवी साहब बात नहीं करूंगा। तो आप अपने हर जिसका जो दिल किया उसने वो खराबी की पाकिस्तानी क्रिकेट में। यानी पाकिस्तानी क्रिकेट को उन्होंने अपने मतलब अपना कुछ जैसे घर की गाड़ी होती है ना, उसको समझा कि जैसे मर्जी चलाओ, जो मर्जी हो जाएगा। मैं आपको छोटी एक बात करता हूँ। रमीज राजा साहब कहते हैं मैं PGL करूंगा, 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट। दुनिया में कोई अंडर 19 के बच्चों को जो है वो T20 क्रिकेट पे नहीं लगाता है, ये वो आगे उनका दिल कर रहा था। अब नकवी साहब आए हैं तो उन्होंने मेंटोरिंग के नाम पर चैंपियंस कप में इतनी बड़ी अमाउंट दे रहे हैं। दुनिया में कौन कहता है इस तरह से? और वो मेंटोरिंग क्या होती है? इट्स अ जॉब। आप मेंटोरिंग उन लोगों को दे रहे हैं जो मेंटोरिंग करते ही नहीं है, जो कोचिंग करते ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी डिसीजन मेकिंग गलत है। आप डिसीजन मेकर वो है जिनको काम का पता नहीं है, तो फिर ये तो होगा। आपके प्लेयर जो है वो खराब की आदतें खराब की ना, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। पुराने दौर में क्या होता था, हम जो पूरी डेज की बात करते हैं, प्लेयर फारिग होते थे तो वो क्लब क्रिकेट भी खेलते थे, वो प्रैक्टिस में रहते थे। तो बात नहीं करूंगा कि आपका तो टोटल सिस्टम ही गलत है और आप रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं। तो अहमर साहब, जो डिसीजन मेकर्स हैं वो तो वहीं पे हैं, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनसे ऊपर के कोई डिसीजन मेकर्स हैं या उनसे नीचे के वो जिनको मोहसिन साहब ने लगाया वो तो वहीं पे हैं, तो रिजल्ट भी वही एक्सपेक्ट करें हम फिर? देखिए मैं अभी तक मैं आपको बता दूं, आप रिजल्ट को ज्यादा तब्दील ना समझें, क्योंकि आपका जो जिन लोगों ने डिसीजन लेना है वो लोग तो वहीं मौजूद है ना। और डिसीजन अब आप उसी तरह के डिसीजन ले रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लोग इनवाइट है जो मौजूद हैं। अब आप देखिए आपके PCB में COO देखिए कौन है, वो वकील आए थे, वो इस वक्त
पीसीबी के सीईओ है, आपके जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, उनको देखिए वो नॉन क्रिकेटिंग पर्सन है, उनको बैकग्राउंड नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी पीसीबी क्या गिनाऊं मैं आपको। तो असल सर्जरी की जो डायरेक्शन है जिस तरफ चाहिए वो है नहीं। सलीम साहब, किस हद तक मुत्तफिक हैं आप एमर के इस तजज़िये से और उनके एनालिसिस से जो वो गेज कर रहे हैं सिचुएशन के बाद? बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाकई ऐसा है, पीसीबी भी मसाइल है। लेकिन अगर हम सिर्फ हालिया इंतजामिया की बात करें, मैंने आपके पिछले शो में भी यही बात बोली थी कि पाकिस्तान टीम को हारते हुए 2 साल हो गए होम ग्राउंड पे। आखिरी 10 में से 6 मैच पाकिस्तान हारे हैं टेस्ट, और 4 टेस्ट ड्रॉ हुए हैं। तो हम किसी एक चेयरमैन को ब्लेम नहीं कर सकते कि यार मोहसिन नकवी ने आके सारा कबाड़ा कर दिया। ये सब कुछ पहले से ही चल रहा है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा ये तो कर सकते हैं कि उन्होंने ठीक करने के लिए क्या किया। अगर उन्होंने भी वैसे ही फैसले पहले जैसे ले लिए हैं तो फिर हम कम से कम ये तो कह सकते हैं कि ठीक कुछ नहीं हो रहा, अगर उन्होंने सारा खराब नहीं किया तो। हाँ, देखिए हमें देखना पड़ेगा कि रूट कॉज क्या है। मैं फिर वो बार एक बात पूछ रहा हूँ कि जब बाबर आजम कप्तान थे, आपने क्या किसी और बैट्समैन को ऊपर आते हुए देखा? हमेशा एक ही बात होती थी, बाबर रिजवान। नए लड़कों को चांस नहीं मिला, और जो पुराने लड़के थे ऐसे, अभी हम स्पिनर्स की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, एक एक करके वो भी बाहर होते गए। टीम सेट नहीं हो पाई, कोई हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं बन पाई। अब एहसास तब इस वजह से हो रहा है क्योंकि बाबर स्कोर नहीं कर रहे। 2 साल से 50 नहीं की उन्होंने टेस्ट मैचों में, और 8 मैच हो चुके हैं। तो अब नजर आ रहा है, क्योंकि बाबर के बाद की कोई है ही नहीं, कोई खेल ही नहीं पा रहा। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि कौन था जिसने टीम में नए प्लेयर्स आने ही नहीं दिए, जिसने बेंच स्ट्रेंथ बनने ही नहीं दी, जिसने एक वक्त एक ऐसा बस चलता रहा, किंग किंग किंग। अभी किंग कहां गया? किंग चला गया तो उसके बाद पीछे कोई आई। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसकी ज्यादा जिम्मेदारी बाबर आजम पे, आप ये कह रहे हैं सलीम खालिक साहब? काफी हद तक बाबर आजम पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि बाबर ने एक ऐसी बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनाई, बाबर ने नए प्लेयर्स ऐसे नहीं आने दिए, टीम में सेट नहीं होने दिए, जो आए भी उनको इतना मौका नहीं मिला। मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर थे, आपने उसका रिसेंट इंटरव्यू पढ़ा होगा, आपने भी ये खबर लगाई, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबर बड़ा जिद्दी है और वो हमारी बात नहीं सुनता था, और अगर अपनी मर्जी के प्लेयर ना दो तो बात नहीं करता था। जिसमें मैंने फिर ट्वीट में कहा कि यार ये बातें आप पहले बताते। पीसीबी जो है वो प्लेयर्स से डरता है या प्लेयर्स की बातें मानी जाती है, इस तरह का भी हम कह सकते हैं? 110% ऐसा ही है। जो पिछला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, जो जका साहब के दौर में था, वो इसी तरह था। बोर्ड को डरा धमका करके हम इंडिया जाएंगे वर्ल्ड कप में तो आईसीसी की तकरीबात में शिरकत नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो बोर्ड ने डर के फिर इनको आईसीसी की जो आमदनी से हिस्सा मिलता है पाकिस्तान को, वो भी दिया प्लेयर्स को। हिस्ट्री में पहली बार इतनी प्लेयर्स पावर थी उस वक्त कि बोर्ड डर गया, उसने कहा भाई ठीक है कर लो। अब जो है ये चीज खत्म करने की कोशिश की नकवी साहब ने थोड़ी सी, लेकिन अभी उनको बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। देखिए हार तो आप रहे, 2-4 प्लेयर्स को थोड़े दिनों के लिए बाहर करें, आप मैसेज दें कि यार कोई भी बाहर हो सकता है, उसके बाद देखिएगा फिर बेहतरी आना शुरू होगी आहिस्ता आहिस्ता। प्लेयर्स पावर खत्म करनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन सलीम साहब आप कह रहे हैं कि फिर भी मलबा प्लेयर्स भी गिराएं, इन बलाओं पे ना गिराएं जो बैठ के हमारे वसाइल बोर्ड को, ये क्या मतलब इतनी होली काउज है कि इनको बिल्कुल ना छेड़ा जाए? आई मीन वो डिसीजन मेकर्स तो वही है ना। ये तो मैं और आप कई दफा हम यहाँ पे बैठ के बात कर चुके हैं ना कि जो पुराने लोग हैं, अगर वही फैसला करते रहेंगे तो आप चेंज एक्सपेक्ट ना करें। तो हम अगर दोबारा से प्लेयर्स को ही उतना इनसिक्योर रखेंगे, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमने प्लेयर्स को इतना इनसिक्योर किया है, इस वजह से वो अंडर प्रेशर है और ज़हनी तौर पे। नहीं तो बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के सामने इन नंबर्स या इन प्लेयर्स अगर आप देखें तो वो तो कहीं स्टैंड नहीं करती जैसे प्लेयर्स या जैसा एक्सपीरियंस हमारे पास है। नहीं देखें, मैं बोर्ड को बिल्कुल भी नहीं कह रहा, बोर्ड तो बादशाह जाहिर है, बोर्ड पहले अच्छा करेगा काम तभी तो प्लेयर्स की तरफ आएगा, लेकिन प्लेयर्स इतने मासूम नहीं है। क्योंकि मैं इन सब चीजों में शामिल हूँ, मुझे सब चीजें पता है, जितनी अभी अहमर बता रहे थे सारी बातें, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी स्टोरीज मैंने ब्रेक की कि 1 अरब रुपए पीजीएल में लगे या बाकी सारा कुछ हुआ, तो मुझे तो ये सारी चीजें पता है कि किस तरह से ये चल रहा है मामला। लेकिन आप प्लेयर्स को इतना मासूम ना समझे। बोर्ड बिल्कुल कसूरवार है, बोर्ड के पास पावर है, और अहमद ने जो निशानदेही की बिल्कुल ऐसा है, वाकई यही है कि वकील और ब्यूरोक्रेट और डीसी ये सब इस वक्त बोर्ड में आए हुए हैं, उनको अच्छी टीम बनानी पड़ेगी, लेकिन साथ में प्लेयर्स का भी कसूर है। सही है। अच्छा अहमद, जिस तरह से अभी सलीम खालिक साहब बात कर रहे हैं कि प्लेयर्स का भी कसूर है, तो ये किंग और ये बादशाह ये बनाता कौन है? हम ही लोग तो बनाते हैं, मतलब ही इज प्लेइंग द गेम जिसके लिए उनको पे किया जाता है, और अगर वो खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं तो दैट्स गुड, लेकिन उसके बाद एक शख्स को बहुत ऊंचे मकाम पर बैठा देना वो भी तो हम ही करते हैं, और फिर उसके बाद जब उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती
होती है, फिर क्रिटिसाइज भी हम करते हैं, लेकिन बात वही है जिस तरह से अभी सलीम खालिक साहब बात कर रहे हैं कि इनका मेन रोल होता है सब प्लेयर्स को। तो क्या आपको भी लगता है कि जो बोर्ड है वो डरता है प्लेयर्स से और उनका जो कहना होता है वो मानना पड़ता है बोर्ड को? जी बिल्कुल, सलीम भाई ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। उसमें यह है कि बड़ा अहम मुद्दा यह है कि देखिए, एक तो यह कि दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पीसीबी चेयरमैन आते रहे हैं, वो उनको एडमिनिस्ट्रेशन का पता नहीं होता। देखिए, जो पीसीबी का चेयरमैन होता है ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होती है। तो आपके चेयरमैन आते रहे, कभी कोई जर्नलिस्ट आ गया, ठीक है, कभी कोई बिजनेसमैन आ गया, उनको क्या पता प्लेयर डीलिंग क्या होती है या प्लेयर हैंडलिंग क्या होती है, तो वो प्रोफेशनल नहीं है ना। तो इसलिए वो जिसको भी करता है, जैसे हमारे बहुत रिस्पेक्ट के साथ राजा साहब ने, तो उन्होंने बाबर को इतना एम्पावर कर दिया था, जब वो आए वहीं से बाबर का डिक्लाइन शुरू। आपको टेन्योर देख लें, राजा साहब की एंट्री, बाबर का डिक्लाइन, ठीक हो गया। सो बाबर ने जहां पर तीन कैप्टन बहुत सारी मिस्टेक्स की। देखिए, बाबर आजम कभी भी एज कैप्टन मटीरियल नहीं थे। मैं एज ए क्रिकेटर था, जब मैं खेलता था, तो बाबर आजम जिस वक्त खेल रहा था अपने रीजन से, हम उसको उस वक्त जानते हैं कि सभी इसके। लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट। बाबर फिर क्या करे? मतलब इंडिविजुअल प्लेयर्स तो बुरा खेलते होते हैं, कप्तानी से उसको आपने हटा दिया, तनकीद सबसे ज्यादा उस पर आपने कर ली। मैं और आप बैठ के मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि जी उसको किंग नहीं होना चाहिए, एंड यू नो ही सपोज टू बी देयर वेयर यू नो एक उसकी जगह है। उसके बाद क्या करें? मतलब अब बाबर को ही निकाल दें, हम ब्रेक दे दें उसको, टीम को? फिर क्या? वो तो हम तो पहले कहते थे 10 बहनों का अकेला भाई बाबर है, और बेचारा बहुत अरसे तक लेके चलता रहा, इसमें कोई शक नहीं है। वही बाबर है जो 50+ की एवरेज मेंटेन करके लेके चल रहा था, अभी उसकी एवरेज पे फर्क पड़ा है। तो फिर क्या करें? मतलब हल क्या है इसका? देखिए, मैं जो शुरू करने का मकसद ये था कि आउटस्टैंडिंग प्लेयर, आपको ब्रिलियंट प्लेयर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, जो कि गलत पाथवे पे चला गया, जिसका नुकसान बाबर पाकिस्तान को हुआ, क्योंकि हमारा बेस्ट टैलेंट है, इस इराक का बेस्ट बैट्समैन है हमारा। तो देखिए कि वो अपनी वजूहत कैसे, जिसका सलीम भाई ने भी रोशनी डाली और सबको पता है। अब सोल्यूशन क्या है? आप देखिए, सारे वक्तों में आपने खुदा खड़े किए क्रिकेट के अपने, यानी कि किंग हो गया, रिजवान ये है, शाहीन वो है। आप इंडिविजुअल सेंट्रिक होते रहे, टीम सेंट्रिक नहीं होते रहे। तो आपको इंडिविजुअल सेंट्रिक के बजाय टीम सेंट्रिक होना पड़ेगा। आपको ऐसे प्लेयर लेके आने पड़ेंगे जो टीम के लिए खेले, ना कि इंडिविजुअल्स के लिए खेले। बिल्कुल बाबर को ड्रॉप ना करें, ड्रॉप करने से कोई मसला हल नहीं होगा। तो आपके पास कोई इतने अच्छे बैट्समैन नहीं है। मेरा एक और आर्ग्यूमेंट है, वो मैं सलीम खालिक साहब के सामने रखता हूँ कि ये अगर प्लेयर्स के मसाइल होंगे, उनके रवैयों के मसाइल होंगे, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स, ये तो हर दौर में चलती रही है। जितनी क्रिकेट हमने देखी है उस वक्त से ही चल रही है, आई मीन टीम के अंदर कैप्टेंसी के ऊपर, और ये मामला चलते रहते हैं। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये फैसला प्लेयर्स ने, तो सलीम खालिक साहब नहीं करना। हम टेस्ट कितने खेलेंगे, जिसका कल शान मसूद ने अपनी पोस्ट मैच प्रेस टॉक में बात की कि हम टेस्ट ही नहीं खेलते, रेड बॉल क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, तो रेड बॉल की फिटनेस कैसे आएगी या वो माइंडसेट कैसे बनेगा? तो ये सारी चीज़ें तो बोर्ड के करने की है ना। आप प्लेयर्स पे जितना भी मलबा डाल लें, ऑन ग्राउंड मलबा डाल दें उन पे, लेकिन जो बैक एंड डिसीजंस हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर तो बोर्ड नहीं डिसीजंस लेने, और उन लोगों ने लेने जिनकी हम बात कर रहे हैं। वो अगर नहीं लेंगे तो फिर प्लेयर्स को हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं इसके ऊपर? देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट का तो ये है कि जो चेयरमैन आता है वो अपनी मर्जी का सिस्टम लेकर आता है। कोई कहता है कि भाई डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, बंद कर दो, कोई कहता है डिपार्टमेंट ठीक है, खोल दो, कोई कुछ कहता है। नकवी साहब आए, ये एक नया टूर्नामेंट चैंपियंस कप करवा रहे हैं, वनडे, इनको लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करो। इससे पहले लेकिन इंग्लैंड की टीम को भी आना है, ये हम भूल गए। जब हम समझते थे कि हमारी टीम बेहतर फॉर्म में है, उस वक्त इंग्लैंड ने हमें 3 दिन में तीनों टेस्ट हराए थे, 500 रन एक दिन में वो बना रहे थे। अब जब हमारा ये हाल है कि बांग्लादेश हमें हरा गया, तो सोचिए कि क्या होगा। तो प्लानिंग तो वाकई फुकदान है प्लानिंग का, और डोमेस्टिक क्रिकेट में मसाइल तो सामने आ रहे हैं, क्योंकि जब मुतवाज़िर तब्दीलियां होंगी तो मसाइल तो होंगे। इंडिया में रणजी ट्रॉफी होती है, या ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड शील्ड होती है, या दूसरे मुल्कों में जो इवेंट होते हैं, आप जरा किसी वक्त देखें कि उनमें कितनी चेंजेस हुई हैं बरसों में। वो तो चल रहे हैं, 80 साल से चल रहे हैं, कितने सालों से चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह के इवेंट। हम लोग, हर चेयरमैन आता है वो अपने हिसाब से चेंज कर देता है, तो सिस्टम बन नहीं पाता। जब से ये रीजन्स वगैरह की टीमें जो है कम हुई है या बदली, उसके बाद से आप देखिए कि हमारे पास नया टैलेंट आना कितना कम हो गया। डिपार्टमेंटल काम के तौर पे तो खोल दिया है, लेकिन डिपार्टमेंट्स जो है उनमें क्या टैलेंट, मेरिट पे प्लेयर्स को लिया जा रहा है। जैसे एक डिपार्टमेंट जो है, उनके ओनर के जो बेटे हैं वो कप्तान है। तो इस तरह से जब होगा तो फिर यही मामला सामने आएंगे। तो एक सेटअप बनाए और उसमें लिख ले कि यार 5 साल तक या 10 साल तक कोई नहीं छेड़ेगा इसको, चाहे कोई भी चेयरमैन आ जाए।
तो शायद कुछ फर्क पड़े। तो आप सही कह ऐसा रहे हैं कि ऐसा मैकेनिज्म होता रहेगा। जरूर होना चाहिए, सही कह रहे हैं। अच्छा अमर, हो गई ये सीरीज तो निकल गई हाथ से, आगे जिस तरह से भी सलीम खालिक साहब बात कर रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ जो हमारी होम सीरीज है, क्या देखते हैं आपके कुछ सीखा होगा इस सीरीज से, हमने कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे या फिर जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो कुछ बेहतर चूज कर पाएगी कि किसको रखना चाहिए और किसको फिलहाल के लिए रेस्ट देना चाहिए ताकि टीम परफॉर्मेंस बेहतर हो? देखिए बेसिकली तो आपको आपका जो भी मेन मसला है वो आप ओपनिंग में आ रहा है, आपके पास रहा एक बैकअप मौजूद है, और आपको स्पिन डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। आप यहाँ से फैसला देखें, अभी स्पिन डिपार्टमेंट में चैंपियंस कप में जितने तजुर्बेकार स्पिनर है उनको भी थोड़ी एज ज्यादा हो गई है, उन किसी एक को भी वो चैंपियंस कप में वो नहीं रख रहे हैं जो ज्यादा तजुर्बेकार स्पिनर है कि एज ज्यादा हो गई है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, जो आपका स्किल होता है ना उसको एज की जैसा नंबर, आपकी फिटनेस अच्छी है। मैं एक एग्जांपल ही देता, आप कैसे अच्छे स्पिनर निकालेंगे कि आपको इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा स्पिनर चाहिए, ठीक है। आपका ये स्ट्रेटजी को नॉन प्रोफेशनल डिसीजन मेकर हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा स्पेसर चाहिए। आपके पास इतने एक्स्ट्रा स्पेसर थे, किसी को आपने इंजर्ड कर दिया, किसी को T20 क्रिकेट का नशा है, वो टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहता है, तो पाकिस्तान के पास एक्स्ट्रा स्पेसर नहीं है, ये सुनकर दिल मानने को तैयार नहीं है। तो आपको एक फास्ट बॉलर एक इंडक्ट कर रहे हैं, कम से कम एक्स्ट्रा स्पेस कर सके, नाहिद राना की तरह तगड़ा स्पिनर चाहिए 11 में और कुछ बैटिंग में चाहिए। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये सब मिलके एक दूसरे को नाकाम करने में लगे हैं। शायद बोर्ड के ग्रजेस प्लेयर्स के साथ कुछ हैं, प्लेयर्स के कुछ ग्रजेस बोर्ड के साथ हैं, वो स्कोर सेटल हो रहा है और इस सारे स्कोर के अंदर कोई चीज़ सफ़र कर रही है, तो वो पाकिस्तान का झंडा है, वो इमेज है पाकिस्तान का जो क्रिकेट में रहा है, और वो जनरेशन है जो क्रिकेट से बेलौस मोहब्बत करती है, हम जैसी जनरेशन जो इसको इतने अरसे से प्रमोट भी करती है, चाहती भी है। इसके साथ कोई ब्रांड जुड़ता है वो ब्रांड उठा लेते हैं क्योंकि वो क्रिकेट से जुड़ गया, हमें इतना प्यार है इससे, और इनको रहम नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, ना प्लेयर्स को और ना डिसीजन मेकर्स को। मेरे ख्याल में दोनों अवाम पे, क्रिकेट लवर्स पे रहम करें, ऐसे फैसले करें। कम से कम एक स्पोर्ट है जिस पे पूरी कौम मुत्तफिक होती है, वरना तो हम मज़हब से लेकर कौमियत से लेकर हर चीज़ पे हमारे कोई ना कोई मसले चल रहे होते हैं। वाहिद स्पोर्ट है जिसके ऊपर हम सब मुत्तफिक है, तो कौम पे रहम करें, मैं तो यही कहता हूँ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इस अहम मौजू पे बात की। अहमद नजीब और सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे थे। हमारे दिल दुखे में धुआं आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन धुआं उठ रहा है क्योंकि आग लगी हुई है। और ऊपर से है ना, इंग्लैंड के दौरे का जिक्र कर रही हैं तो कहती हैं कैसे देखते हैं, मैं तो नहीं देख रहा। आप फिर भी देखेंगे, आप फिर भी देखेंगे, इतना हौसला नहीं है मुझमें। हम हर बार यही कहते हैं, एक दिल है कितनी बात उड़वाएं।